रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा आपको एक ऐसा कहिए कि प्रक्रिया है जो हमारे बॉडी में फूड को किसमें चेंज करती है। आप लोग बोलिए, आप लोग को बताया गया है? आवाज आ रही है? हाँ तो फिर आवाज आंसर क्यों नहीं निकल रहा है? हाँ तो फिर आंसर दीजिए, यस दी करने से नहीं ना होगा, सिर्फ आंसर दीजिए। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड जो है वो किसमें डिराइव होता है? एनर्जी में डिराइव होता है। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। काफी सारे स्टेप्स से गुजरने के बाद वो फाइनली एटीपी के फॉर्म में एनर्जी में डिराइव हो जाता है, और वही एटीपी जो है वो हमारे बॉडी में वाटर से रिएक्ट करने के बाद हमारे सेल्स तक एनर्जी को पहुंचाता है। बात समझ में आई? और वही मतलब वही जो एनर्जी है वो सेल्स को सेलुलर रेस्पिरेशन या सेल में जो न्यूट्रिशन होता है, सेल में जो ग्रोथ है, सेल में जो डेवलपमेंट है, वो सब आपको ये सब रेस्पिरेशन के थ्रू या एनर्जी, रेस्पिरेशन से बने एनर्जी के थ्रू ये सारा काम होता है। तो आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है। रेस्पिरेशन के 2 तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह का होता है। एरोबिक बोलने का मतलब ये है, सबसे पहले आप बचपन में सब पहले बताया जाता होगा, उतना डीपली नहीं पढ़ते होंगे, कि बचपन में सब बताया जाता होगा आप लोगों को 7th 8th क्लास में कि एरोबिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, और एनारोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एरोबिक और एनारोबिक होने से पहले, रेस्पिरेशन का टाइप डिफाइन करने से पहले, सबसे पहले जो हमारा फूड होता है वो सेल में जाते ही, साइटोप्लाज्म में जाते ही क्या बनाता है? जो मान लो फूड में हमारा कार्ब्स है, कार्ब शॉर्ट में बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्ब जो है वो हमारा आपको साइटोप्लाज्म में जाते ही कितने मॉलिक्यूल्स बनाता है? 3 एटम्स या 3 मॉलिक्यूल्स बोलिए, पाइरुवेट बनाता है। क्या बनाता है? पाइरुवेट। पाइरुवेट कहने का मतलब कि जिसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कॉमन प्रोसेस होता है कि जब भी उसके बॉडी में फूड जाता है, उसके सेल में फूड जाता है, साइटोप्लाज्म में पहुंचकर वहां पर क्या होता है? उसके जो कार्बोहाइड्रेट है या उसके जो ग्लूकोज है, उसमें जितने मान लो कार्बोहाइड्रेट है तो 12 मॉलिक्यूल्स है कार्बन के, ग्लूकोज है तो उसमें 6 मॉलिक्यूल्स है कार्बन के, वो टूट कर कितना रह जाता है? अब दिखाई दिया? दिखाई दिया? अब दे रहा है? ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की बात करें, दोनों ही साइटोप्लाज्म में जाने के बाद टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है, जिसको हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ शुगर्स बोलते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज क्या है? एक तरह का शुगर है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम स्प्लिटिंग ऑफ शुगर कहते हैं, यानी कि शुगर का टूटना। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना जी सबको? ठीक, तो आपको इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में जाने के बाद कार्बन का जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो स्प्लिट करके कितने मॉलिक्यूल्स में रह जाता है? कितने मॉलिक्यूल्स में बच जाता है? 3 मॉलिक्यूल्स में 3 मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं उसके, और उस 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये पाइरुवेट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज क्या है? हाँ, शुगर है। हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज या शुगर का कोई भी आपको मटेरियल,
लाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है। तो इतना प्रोसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है और इससे निकलने वाला एनर्जी होता है 2 एटीपी। कितना होता है? 2 एटीपी, जो कि बहुत ही मिनिमम है किसी भी एनिमल के बॉडी के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, ये आपको काफी नहीं है। तो आगे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से इतना प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ पर दो में आपको यही रेस्पिरेशन का 2 टाइप सामने आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, जो ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग करते हैं कंटिन्यूअसली, जिसके बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, उसमें ये 2 एटीपी बनने के बाद, साइटोप्लाज्म में 2 एटीपी एनर्जी बनने के बाद फर्दर वो लोग का फूड माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जिसमें ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई होती रहती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में इतना प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होने के बाद ये फिर कहाँ जाता है, ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जो फूड है, जो यानी कि ये 3 पाइरूवेट है, ये जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये 3 पाइरूवेट जो है ये फर्दर स्प्लिट कर जाता है, आगे की तरफ और टूट जाता है, किसके साथ मिलकर, फॉस्फेट के साथ मिलकर, फॉस्फेट के साथ मिलकर, ऑक्सीजन तो वहां होता ही है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फॉस्फेट के साथ मिलकर बनाता है क्या, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। या तो एटीपी, ये दो एटीपी केवल बन जाता है, और आगे चल के जो कार्बन एटम्स हैं वो या तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईस्ट में देखेंगे, बैक्टीरिया में देखेंगे, तो इन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होने की वजह से, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से या तो इनमें इथेनॉल बनता है या फिर लैक्टिक एसिड। इथेनॉल बोलने का मतलब इथाइल अल्कोहल, दोनों चीज सेम ही है, ये आपको बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये बताइए कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है ऑर्गेनिज्म के लिए, एनारोबिक या एरोबिक? एरोबिक। क्यों एरोबिक आपको ज्यादा बेनिफिशियल है, क्यों है? It produce more energy which is sufficient for any type of organism, और it produce very less energy, ठीक है ना। अब आप लोगों को कोई कहेगा कि एनारोबिक और एरोबिक के बीच में कॉलमनर डिफरेंशिएशन लिखिए, तो लिखेंगे आप लोग? लिख पाएंगे? सबसे पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? The first difference of anaerobic and anaerobic respiration is it happens in the presence of oxygen, it happens in the absence of oxygen. It produces only 2 ATP, it produces 38 ATP. It produces less energy, it produces more energy. It produces यहाँ पे लिखेंगे आपको, हाँ इसमें, it is sufficient for any type of organism, it is not sufficient for any type of organism. लैक्टिक एसिड भी बन जाता है, ह्यूमन बॉडी में भी कभी कभी लैक्टिक एसिड बन जाता है। वो तब बनता है जब हमारे मसल्स को जितनी डिमांड होती है उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ऐसे में आपको हमारे बॉडी में भी क्या बनने लग जाता है, लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। जिस समय हम बहुत तेजी से दौड़ के आते हैं या कोई हैवी वर्क करके आते हैं, कुछ हैवी उठा के आते हैं, हमको उतनी डिमांड में उतनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिससे उतना एनर्जी डराइव हो सके, उतना एनर्जी तुरंत बन सके, एकदम इंस्टेंट बन सके। तो क्या होता है कि हमारा जो सेल है, हमारे जो मसल सेल्स हैं, उसमें ऑक्सीजन की उतनी तेज प्रोवाइडिंग नहीं होने से, उतनी तेज डिमांड कंप्लीट नहीं होने से वो लोग क्या कहने लग जाते हैं, मसल सेल्स क्या कहने लग जाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहने लग जाते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन करने का रिजल्ट होता है लैक्टिक एसिड। और जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो हमारे मसल्स में कहीं कहीं मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड क्या हुआ,
आप लिखेंगे कि इट प्रोड्यूसेस क्रैम्प्स इन आवर मसल सेल्स, ठीक है। और ये क्रैम्प्स मींस दर्द, ऐसा लगता है कि कुछ भारी दौड़ के आए बहुत तेज तो पैर में खिंचाव होने लग जाता है, नस में दर्द टाइप से होने लग जाता है, वही उसी को क्रैम्प कहते हैं। क्रैम्प स्ट्रेन नहीं सुना है, मोचा जाना, चोट लग जाना, दर्द करना। एनर्जी नहीं रहता है जिसकी वजह से सेल्स हर्ट होने लग जाते हैं। एनर्जी हमारा बॉडी, हम एक भी चीज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सिर्फ, उसके लिए भी हमको एनर्जी की जरूरत है। और हम जब उतना हैवी वर्क करके आते हैं तब भी हमारे बॉडी में उतना एनर्जी नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स जो हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, हर्ट होने लग जाते हैं, एनरोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है, लैक्टिक एसिड कंटिन्यूअस प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे सेल्स में दर्द होने लग जाता है। अभी हमको एनर्जी नहीं रहे, अगर हम बोले लगातार कंटिन्यूअस तो हम क्या हो जाएंगे, फेंट हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, या हम एनर्जी लेस हो सकते हैं, हो सकता है कि बीमार पड़ जाए, हमारे सेल्स काम नहीं करें, फंक्शन नहीं करें। तो यही चीज यहाँ भी होता है, ठीक है। तो समय के लिए दर्द होता है, फिर कुछ समय के लिए फिर बाद में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब इतना बात हो गया। अब आप लोगों को प्लांट और इससे जो फूड बनता है उससे फिर एनर्जी भी बनता है। क्या एनर्जी बनाने के लिए सिर्फ फोटोसिंथेसिस काफी है? काफी? लिखिए, बाद में पहले समझ लीजिए क्या लिख रहे हैं। हम कुछ लिखवाए थोड़ी ना, तो कचरा करके समझा रहे थे। लिखिए मत, तो इसको नोट्स दे दीजिए। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या फोटोसिंथेसिस सफिशिएंट है वगैरह है? कैसे है? कैसे है बताओ हमको। नहीं, काम सिर्फ क्या करना है, फूड को सिंथेसाइज करना है, ना कि फूड से एनर्जी को बनाना है। ये काम सिर्फ किसका होता है? एनर्जी बनाने का काम सिर्फ किस प्रोसेस का होता है? रिस्पिरेशन का होता है। तो ये दो प्रोसेसेस जो होते हैं, रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स में रेगुलर तौर पर ये दोनों ही प्रोसेस चलते रहते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि फोटोसिंथेसिस दिन के समय में होता है और रिस्पिरेशन ऑल डे ऑल नाइट होता है, ठीक है। हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? क्यों नहीं सोना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके रिजल्ट में कुछ बनता है ना, ऑक्सीजन बनता है। तो दिन के समय में, डे टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो पौधे हैं वो क्या लेते हैं? कार्बन और CO2 लेकर वो क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। तो वो प्रोडक्ट निकलता है ना, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट में निकलता है क्या? ऑक्सीजन निकलता है ना। रिजल्ट में आपको प्रोडक्ट में निकलता है ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन जो है कुछ जो है ये बाहर की तरफ क्या आ जाता है, कुछ एक्सटर्नली आपको बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है, जिससे सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। और कुछ ऑक्सीजन जो है वो खुद में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके लिए? रिस्पिरेशन के लिए। किसके लिए? रिस्पिरेशन के लिए। हाँ, उनको फर्दर रिस्पिरेशन के लिए वो लोग कुछ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में आपको फोटोसिंथेसिस करने के बाद निकलता है, वो ऑक्सीजन जो है कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। जो बाहर की तरफ रिलीज करते हैं वही चीज क्या होता है, वही चीज दूसरे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म ब्रेथ करते हैं, और जो O2 और कुछ जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे वो क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, दिन के समय में उनको ऑक्सीजन लेने की कम ही जरूरत पड़ती है, बहुत ही पार्शियली मतलब बहुत ही थोड़ा ऑक्सीजन लेते हैं ये दिन के समय में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब क्लाउडी डे रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी धीमा होता है। हम लोग कभी फास्ट करते हैं कि नहीं करते? जब फास्ट करते हैं तो हमारा बॉडी कैसे चलता रहता है? जब फास्ट करते हैं हम तो थोड़ा ग्लाइकोजन से चलता है। हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी स्टोर करके रख लिया जाता है, कुछ फूड स्टोर करके भी रख लिया जाता है,
जो कि बाद में डिराइव होकर एनर्जी फॉर्म करते हैं, ठीक है। और वही एनर्जी जो है हम लोगों को ऐसे कंडीशंस में, हार्श कंडीशंस में, जब हमारा बॉडी कोई चीज नहीं ले रहा है, ड्रिंक नहीं कर रहा है कुछ, या कुछ ईट नहीं कर रहा है, ऐसे समय में ग्लाइकोजन, हमारे एनिमल्स के बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, ये याद रखिए आप लोग। ये मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। प्लांट्स में स्टार्च, इसको लिखा होगा या आप लोग दिमाग में रखिए इसको। एनिमल्स में, किसी भी तरह के एनिमल में ग्लाइकोजन रिजर्व रहता है। ग्लाइकोजन जैसा फूड है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है, जो कि एनर्जी के फॉर्म में रिजर्व रहता है। तभी यूज होता है जब हमारा बॉडी कुछ भी खाता पीता नहीं है। और स्टार्च जो है वो प्लांट्स में रिजर्व रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑक्सीजन, जब नॉर्मल डे की बात कर रहे हैं हम, जब सनलाइट होता है, जब कड़ी धूप होती है, उस समय में पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट निकलता है उसको, कुछ ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देते हैं और कुछ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, और कुछ ही ऑक्सीजन वो बाहर से भी लेते हैं। कुछ ही दिन के समय में कुछ ही ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं। तो इसलिए दिन के समय में उनके बॉडी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बहुत ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या हो जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। देखिए इस चीज को आप लोग एकदम ध्यान से समझिए, रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा कनेक्शन है, इसमें थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस है दोनों का, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो लिए, वो एनवायरनमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड लिए, फोटोसिंथेसिस करने के बाद उससे जो ऑक्सीजन निकला, कुछ जो है वो बाहर की तरफ रिलीज कर दिया गया, और कुछ जो है वो क्या कर लिया गया। समझ में आ रहा है तो बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। कुछ एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है। और कुछ ऑक्सीजन जो है, कुछ ऑक्सीजन, चूंकि कुछ ही ऑब्जर्व किया गया था ना, सब तो नहीं ना किया गया था। दिन भर रेस्पिरेशन करने के लिए कुछ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन चाहिए। तो पौधे जो है कुछ ऑक्सीजन जो है वो आपको बाहर से भी लेते हैं। पार्शियल मतलब कुछ, आंशिक रूप से ऑक्सीजन दिन के समय में बाहर से भी लेते हैं, और कुछ ही ऑक्सीजन, कुछ ही कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज करते हैं, ठीक है ना। इनके रिस्पिरेशन होने के, क्योंकि ज्यादातर कार्बन, जब ये रिस्पिरेशन हो जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर वो ऑब्जर्व करके रख लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि उनको बार बार बाहर से न लेना पड़े, ठीक है। तो कुछ ही ऑक्सीजन, समझ आ रहा है, कुछ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ रिलीज होता है, ठीक है। कुछ ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिलीज होता है, और बाकी सब उसमें फिर एब्जॉर्ब हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब रात के समय में क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया बंद हो जाता है, ऐसे में पौधे सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं। आए क्या क्या, हाँ, ऐसे में फिर रात के समय में, शाम के समय में जब सनलाइट खत्म हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाती है, और उसके बाद पौधे जो है वो टोटल ऑक्सीजन जो है वो कहां से लेने लग जाते हैं, कहां से लेने लग जाते हैं, एनवायरनमेंट से लेने लग जाते हैं, और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ने लग जाते हैं कहां, बाहर की तरफ, ठीक है। टोटल दिन के समय में थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और थोड़ा सा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। रात के समय में पूरा ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं, जो कि ज्यादा मात्रा में होता है। दैट्स व्हाई हम लोग रात में पेड़ के नीचे नहीं सोते हैं। तो आप लोग गाँव की औरत लोग या कुछ, वहाँ फोटोसिंथेसिस हो जाता है, और कम ही का रेस्पिरेशन होने के बाद कम ही कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय में प्लांट से बाहर आता है, और उसके बाद ऑक्सीजन आपको फोटोसिंथेसिस होने के बाद ऑक्सीजन जो है वो आपको बाहर आता है, लेकिन कुछ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उसमें आपको एब्जॉर्ब भी हो जाता है, जो कि रिस्पिरेशन के काम आता है। बात समझ में आया? रिस्पिरेशन इन प्लांट किस तरह होता है? आवाज आ रही है? समझ में आया सबको? रेस्पिरेशन इन स्मॉल एनिमल्स,
स्मॉल एनिमल्स बोलने का मतलब ये है, जैसे आपको पैरामीशियम, कॉकरोच, फ्रॉग, फिश, ये सब। क्या कोई बता सकता है कि अमीबा में रिस्पिरेशन किस तरह से होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, हाँ, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को धीरे धीरे क्या करता है, अपने अंदर अलाउ करता है ना। पैरामीशियम भी यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इन दोनों में तो आप लोग जानेंगे बाई सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इनमें कैसे होता है रिस्पिरेशन? ये लोग ब्रीथिंग करते हैं अपने से, हाँ, ब्रीथिंग करते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन से। ऑक्सीजन जो है इनका इनके सेल मेम्ब्रेन से जाता है, और वही ऑक्सीजन जो है इनके पास सिंपल टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या फिर ऑक्सीजन या फिर इनका साइटोप्लाज्म होता है, सिंपल टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यहाँ कितना अट्रैक्टर आता है, ओहो, ट्रैक्टर ऐसा गाड़ी होगा जिसमें इतना आवाज होता है, किसी गाड़ी के विषय में ऑक्सीजन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैसियस मॉलिक्यूल्स का सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद और यही जब ऑक्सीजन अंदर चला जाता है तो इनके पास साइटोप्लाज्म होता है, सिंपल टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज्यादा एनर्जी की इनको जरूरत भी नहीं है, 2 ATP भी प्रोड्यूस हो जाए तो बहुत है इनके लिए। कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच में कैसे होता है? उसके बॉडी पर छोटा छोटा होल होता है, माइक्रोस्कोपिक होल होता है। जैसे कि ये अगर कॉकरोच है, ये यहाँ इसके बॉडी पे होल्स होते हैं, ठीक है। और यही होल जो है, जैसे कि ये आपको अंदर में ट्रैकिया लगा होता है, और ये कॉकरोच का बॉडी है, ठीक है, जिसका माउथ है। इसी तरह से यहाँ भी होल्स होते हैं। ये जो होल्स देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो होल्स देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पिरेकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिरेकल्स कहते हैं। द स्मॉल ओपनिंग, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा सब मीटिंग। सब कहाँ होते हैं? बीच में, और अंदर में ये एक लंबे पाइप जैसे मटेरियल से, लंबे ट्यूब जैसे शेप वाले ट्यूब से, या कहिए कि उससे ये सारे होल्स जुड़े होते हैं। ये जो स्पिरेकल्स होते हैं, ये जो होल्स होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को इनहेल करने में, इन्वायरमेंट से कॉकरोच के बॉडी में आपको इनहेल करने में स्पिरेकल्स हेल्प करते हैं। इसी होल्स से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है कॉकरोच में, और उसके बाद ये जुड़ा होता है एक डक्ट से। ये जो डक्ट देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो पाइप देख रहे हैं ना आप लोग बीच में, दिखाई दे रहा है सबको? इसी को हम बोलते हैं क्या? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। यही जो आपको छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यही छिद्र जो है आपको अंदर में ट्रैकिया से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन जो आपके बाहर से जो ऑक्सीजन आता है वो सीधे ट्रैकिया में चला जाता है, और ट्रैकिया से ही वो फिर बॉडी में जाके कॉकरोच के अंदर जो सेल्स होते हैं वहां जाके ये रिस्पिरेशन। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? बोलते हैं। और वही अंदर में एक पाइप से जुड़ा होता है, जैसे कि बांसुरी देखे आप लोग? बांसुरी देखे है ना? बांसुरी में क्या होता है कि छिद्र होते हैं, होता है ना, उसमें जब हम उसको मुंह से लगाते हैं तो जैसे कि उस तरह से बांसुरी होता है, छेद 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 होता है, वैसे ही कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है। इस पाइप को ट्रैकिया कहते हैं, और इस होल्स को क्या कहते हैं? स्पिरेकल्स कहते हैं। यही होल्स जो है ये ऑक्सीजन, हाँ,
एम्फीबिया कहते हैं उसको, 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे ना, एम्फीबिया जिसको कहते हैं। एम्फीबिया यानी कि उसका हैबिटेट लैंड पर भी होता है, उसका हैबिटेट वाटर में भी होता है, ठीक है। तो जब वो लैंड पर रहता है तब वो क्या करता है, जब वो लैंड पर रहता है तब उसके लिए उसके पास लंग्स होते हैं, नॉस्ट्रिल होता है, जैसे हमारे ये नॉस्ट्रिल है ना, उसी तरह उसके पास भी नॉस्ट्रिल होता है, लंग्स होता है, जिससे वो रिस्पिरेशन कर सके, सांस ले सके, एनर्जी बना सके। लेकिन जब वो पानी में जाता है तो उसका जो स्किन होता है, स्किन जो होता है उसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। उसी पोर्स के थ्रू वो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ ऑब्जर्व कर लेता है। फ्रॉग में 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है, इसमें लंग्स भी होते हैं और स्किन भी होता है, दोनों ही आपको रेस्पिरेशन करते हैं। पानी में जब वो होता है तो उसका जो स्किन होता है उसमें पोर्स होते हैं, वही पोर्स उसको ऑक्सीजन अंदर लेने में काम करते हैं। और आपको जब वो लैंड पर रहता है उस समय उसके पास लंग्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जिससे वो क्या कर सके, क्या कर सके, हाँ, रेस्पिरेशन कर सके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, फिश की। किसकी, फिश की। तो फिश जो होती है ये आपको एनी टाइम कहाँ रहती है, इसका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट है, पानी में रहती है एनी टाइम। इसके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं, ठीक है। गिल्स जो होता है वो आपको उसके माउथ के दोनों तरफ, माउथ के दोनों तरफ इतना इतना बड़ा चौड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। एक फ्लैट स्ट्रक्चर, एक वाइड स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही थिन होता है। उसमें जब आप गिल्स को, हम लोगों को ग्रेजुएशन में पढ़ना था, गिल्स को, उसका गिल्स का स्टडी करना था, उसको काट के थोड़ा बहुत और उसको, हाँ, उसका सेक्शन स्टडी बोला जाता है उसको, उसका सेक्शन स्टडी करना था उसको। बाकी गिल्स जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर, पानी में घुले हुए, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। गिल्स का काम ही है कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को, वाटर में डिजॉल्व O2 को वो क्या करे, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करे और वही ब्लड कैपिलरीज से वो ऑक्सीजन जो है वो आपको फिश के पूरे बॉडी में चला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने आपको, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो भी या तो माउथ से रिलीज करती है या फिर गिल्स से रिलीज करती है। समझ में आई बात। तो फिश का भी ऐसा ही होता है, फिश में एक किसी में नहीं होता है, लेकिन फिश में इसका एक अपना स्पेशल स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेशन के लिए, जो कि गिल्स से करती है। गिल्स में जैसी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहा जाता है उसको, प्योर ऑक्सीजन नहीं, जिस ऑक्सीजन से फिश रेस्पिरेशन करती है उसको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व मतलब घुला हुआ, डिजॉल्व्ड O2 कहा जाता है। और वही डिजॉल्व्ड O2 जो है वो आपको गिल्स से जब अंदर जाता है, गिल्स से जब ऑब्जर्व होता है, तो गिल्स में काफी सारे क्या होते हैं, गिल्स में काफी सारे क्या होते हैं, बोलिए आप लोग, कैपिलरीज होते हैं। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं और वही ब्लड कैपिलरीज जो है वो उस ऑक्सीजन को बॉडी तक, क्योंकि वो ब्लड कैपिलरी जो है वो फिश के बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, तो वो ब्लड कैपिलरी जो है आपको बॉडी के, फिश के बॉडी तक वो जाते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग।